भीड़ भाड़ से भरी मुंबई की सड़कों पर एक और दिन अपने शोरगुल में खोया हुआ था, लेकिन उस भीड़ में एक महिला अपनी आवाज के पीछे भाग रही थी। वो आवाज जो किसी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती थी। अनुपमा की आंखों में बेपसी थी, दिल में हूक और जुबान पर पुकार, राही, परी। बार बार वह उन्हीं नामों को पुकारती रही, मानो हर पुकार के साथ अपनी सालों की दूरी मिटा देना चाहती हो। उसकी दौड़ नफरत के जवाब में थी और दर्द के किनारों पर उम्मीद की आखिरी सांसें लिए दौड़ रही थी। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार बाइक उसे पूरी ताकत से टक्कर मारती है। वह हवा में उछलकर जमीन पर गिरती है। सड़क पर खून की धार बहने लगती है और उसकी चीख माहौल को चीर देती है। राही और परी, जो उससे दूर जा रही थी, पीछे मुड़ती है और उस भयावह दृश्य को देख दौड़कर उसके पास आती है। जमीन पर पड़ी अनुपमा को खून से लथपथ देख राही की आंखें फैल जाती हैं। उसका चेहरा भय और चिंता से भर जाता है। जो लड़की अब तक अपनी मां के लिए नफरत का एक जिंदा पत्थर बनी हुई थी, वही लड़की अब एक बेबस बेटी बन गई थी। परी भी हामफती हुई आती है और कांपती आवाज में कहती है, अनुमा, कुछ तो बोलिए। तभी मनोहर जी, जिन्हें सब गुरुजी कहते हैं, वहां पहुंचते हैं। वह बिना समय गवाए स्थिति को संभालते हैं। अपने आश्रम के लोगों की मदद से अनुपमा को उठाकर अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, मरहम पट्टी होती है, लेकिन राही और परी वहीं खामोशी से बैठे रहते हैं। न निगाहें हिलती हैं, न हाथ। बस दिल की धड़कनें चुपचाप कुछ कहने लगती हैं। इसी सन्नाटे में हम दर्शकों को अतीत की ओर ले जाते हैं, जहां अनुपमा और राही के रिश्तों की दरारें साफ साफ उभरती हैं। कैसे अनुपमा अपने जीवन की हर मुश्किल को झेलते हुए बेटी से दूर होती गई, कैसे राही के मन में शिकायतें पलती गईं, और कैसे अहमदाबाद से अनुपमा को मजबूर होकर मुंबई आना पड़ा। यह सब उनकी कहानी का दर्दनाक सच है। तोशु का उसकी रसोई के बर्तन बेच देना, अंश का भावुक हो जाना, अनुपमा को याद करते हुए उसका रो पड़ना, ये सब एक टूटते हुए घर की परछाइयां थी, जो राही के मन में गुस्से और भ्रम के रूप में जमती चली गईं। कई घंटे बाद जब अनुपमा को होश आता है, उसकी निगाह सबसे पहले अपनी बेटी राही पर जाती है। वह एक पल को जैसे सपने में चली जाती है। क्या सचमुच राही उसके सामने बैठी है? आंखें नम हो जाती हैं, होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है, लेकिन तभी राही अपनी भावनाओं को समेटते हुए पीछे हट जाती है। अनुपमा उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, मगर राही ठंडे स्वर में कहती है, मैं यहाँ इंसानियत के नाते आई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी नफरत खत्म हो गई है। अनुपमा के चेहरे पर वही पुराना दर्द फिर से लौट आता है। लेकिन फिर भी एक माँ का दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। इधर मुंबई में अनुपमा अब नई जिंदगी के ताने बाने बुन रही थी। कपड़े सिलते हुए भजन गुनगुनाती है और भारती उसकी तारीफ करती है। अनुताई, आपके भजन से तो घर का माहौल ही बदल जाता है। अनुपमा मुस्कुराकर समझाती है, जैसे मोबाइल में पासवर्ड होता है ना, वैसे ही ये भजन हमारे मन के ताले खोलते हैं। लेकिन भीतर कहीं अनुपमा का मन आज भी अहमदाबाद के नाम से कांप उठता है। मुझे वहां नहीं जाना, जहां से सब कुछ टूट कर आई थी, वह बुदबुदाती है। ताल से तालमेला का फाइनल राउंड नजदीक आ रहा था और भारती उसे सांत्वना देती है, आप ठीक है ना अनुताई? उधर राही भी मुंबई आने की तैयारी कर रही थी। वह सोचती है, मैं मुंबई नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डांस सीखने के लिए जाना होगा। रास्ते में मनोहर जी रेडियो सुन रहे होते हैं। एक भविष्यवाणी चल रही होती है, आज किसी खास व्यक्ति से आपका आमना सामना हो सकता है। ठीक उसी वक्त राही और परी उनके आश्रम पहुंचते हैं। मनोहर जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, आ गए तुम लोग। राही उनके पांव छूती है और कहती है, गुरुजी, मैं डांस कंपटीशन के लिए आपकी शरण में आई हूँ। मुझे क्लासिकल डांस सीखना है। मनोहर जी पूछते हैं, कौन सा कंपटीशन? राही जवाब देती है, ताल से तालमेला। मनोहर जी चौंक जाते हैं, हमारी शिष्या भी उसमें भाग ले रही है। वहीं पास खड़ा प्रेम, जो राही का भाई है, घबराया हुआ लग रहा होता है। उसके मन में कुछ छिपा हुआ होता है। वह सोचता है, बस मम्मी और लाही का आमना सामना ना हो। लेकिन यह टकराव अब टालना मुमकिन नहीं था। राही कहती है, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, और प्रेम जवाब देता है, होना भी नहीं चाहिए। दर्शकों के लिए यह सस्पेंस और गहरा हो जाता है। आखिर प्रेम किस बात से डर रहा है? इसी के साथ एक और मोर्चा खुलता है, चौल की लड़ाई का। बिल्डर चौल खाली करवाना चाहता है। अनुपमा चौल वालों को समझाती है, अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई बिल्डर हमें नहीं हटा सकता। यह उसका संघर्ष और मजबूत करता है। अब हम फिर लौटते हैं उस दुर्घटना वाले दृश्य पर,
लेकिन इस बार दर्शकों को मां बेटी के रिश्ते की पूरी सच्चाई पता है। गुरुजी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, राही की ओर मुखातिब होकर पूछते हैं, इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए? राही कोई जवाब नहीं देती, बस उठकर वहां से चली जाती है। गुरुजी अब चुप नहीं रहते। वे अनुपमा की ओर देखते हैं और कहते हैं, माँ और बेटी के बीच इतनी दूरी, यह तो विधाता की रचना को भी रुला देने वाला दृश्य है। लेकिन यह रिश्ता अब दोबारा जोड़ा जाएगा, यह मेरा वचन है। राही बाहर जाकर अकेले बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर दिल में एक तूफान चल रहा होता है। बचपन की टूटन और माँ की ममता के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। वह खुद से सवाल करती है, अगर मुझे नफरत है तो माँ को देखकर दिल क्यों दुखता है? क्यों उनका दर्द मेरा अपना लगता है? शायद रिश्तों की यह गहराई ही अंत में सब बदल देगी। फाइनल राउंड का दिन हर किसी के लिए खास था, लेकिन अनुपमा के लिए यह एक इम्तिहान से कम नहीं था। स्टेज की रोशनी, तालियों की गूंज और दर्शकों की उत्सुकता के बीच जब राही की टीम की बारी आई तो जैसे समय थम गया। स्टेज पर राही ने जब अपने कदम रखे, अनुपमा की आंखें अचानक उसके नाम पर टिक गईं। राही, अनुज डांस एकेडमी। अनुपमा बुदबुदाई। वो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई। अपनी बेटी को इस प्रतियोगिता में देख वह स्तब्ध रह गई। जैसे ही राही ने नृत्य की शुरुआत की, अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी, गहराई से, बिना किसी रोक-टोक के। उसके मन में भावनाओं की जंग शुरू हो चुकी थी। अगर मेरी टीम जीत गई तो मेरी बेटी हार जाएगी, और अगर राही हार गई तो मेरी ही हार होगी। हर संभावना में उसे अपनी हार दिख रही थी। तभी प्रेम सामने आया। उसके चेहरे पर भी दर्द था, आंखें भीगी हुई थी। अनुपमा उसे देखती है और टूटे स्वर में बोलती है, प्रेम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि राही भी इस प्रतियोगिता में है? तुम्हें पता था ना कि मैं भी इसमें हिस्सा ले रही हूँ? प्रेम खामोश खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं दे पाया। अनुपमा का रोना और तेज हो गया। अगर मेरी बेटी हार गई तो उसकी नफरत और बढ़ेगी, और अगर हमारी टीम हार गई तो भारती का इलाज कैसे कराऊंगी? हमारे पास पैसे नहीं है। वह खुद को दो धारों के बीच पाती है, माँ का कर्तव्य और एक बहन की जिम्मेदारी। कान्हा जी से वह दिल ही दिल में राह मांगती है, कृपया कोई रास्ता दिखाइए। उसकी आंखें आसमान की ओर उठ जाती हैं। इसके बाद जब अनुपमा की टीम की बारी आती है तो उसकी टीम ने अद्भुत प्रस्तुति दी। हर ताल, हर भावनात्मक अभिव्यक्ति दिल को छू जाती है। दर्शक तालियों से गूंज उठते हैं। वहीं राही अपने मन में सोचती है, ये किसकी टीम है? उसकी आंखें अनायास ही उस प्रदर्शन की ओर खिंच जाती हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह वही टीम है जिसकी अगुवाई उसकी मां कर रही है। अगले दिन आश्रम का माहौल फिर एक बार गंभीर हो जाता है। गुरुजी मंच पर आते हैं और एक खास घोषणा करते हैं, बहुत जल्द हम एक भावनात्मक नृत्य प्रस्तुति का आयोजन करेंगे। इसमें हर कोई अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त करेगा। अनुपमा, जो अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, तुरंत सहमति देती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है और उसकी पूरी टीम उसके साथ खड़ी होती है। वे महिलाएं जो कभी खुद को टूटा हुआ समझती थी, अब नृत्य के जरिए अपने आत्मबल को पहचानने लगी थी। अनुपमा उनके लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी थी। गुरुजी उस दिन राही से भी बात करने की कोशिश करते हैं। नफरत एक बोझ है जो इंसान खुद उठाता है और खुद ही थक जाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। राही उनकी बातें सुनती है, उसकी आंखों में हलचल होती है, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं देती। अंदर कुछ हिलता है, लेकिन बाहर अभी भी सन्नाटा है। प्रस्तुति का दिन आता है। पूरा आश्रम लोगों से भरा होता है। मंच पर रोशनी है, संगीत की ध्वनि है, लेकिन उसके पार कुछ और भी है, एक रिश्ता जो दोबारा जुड़ना चाहता है। गुरुजी मंच पर आते हैं और कहते हैं, आज का दिन सिर्फ कला का नहीं, बल्कि उन रिश्तों की पुनर्रचना का है जो कहीं खो गए थे। आज वे फिर जुड़ सकते हैं, बस एक प्रयास चाहिए। वह प्रस्तुति एक साधारण नृत्य नहीं थी। उसमें हर कदम, हर भाव किसी न किसी जीवन की कहानी कह रहा था। जब अनुपमा मंच पर आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जीवन का संघर्ष भी था। उसने एक एक भाव में अपने जीवन के दुख, प्रेम, टूटन और उम्मीद को पिरो दिया था। पूरा आश्रम स्तब्ध होकर देख रहा था। प्रस्तुति के अंत में तालियों की गूंज इतनी तेज होती है कि उसमें कई आंसू छिप जाते हैं। गुरुजी यह देखकर मुस्कुराते हैं और मंच पर आकर कहते हैं,
जिस घर में एक माँ मुस्कुराती है वहाँ पूरा समाज हंसता है। आज अनुपमा ने सिर्फ अपना नहीं बल्कि हर उस माँ का मान बढ़ाया है जो अकेली होते हुए भी परिवार को जोड़ती है। अनुपमा की यह यात्रा अब केवल एक माँ की नहीं रह गई थी। यह एक प्रतीक बन चुकी थी उन तमाम औरतों के लिए जो जिंदगी की तमाम ठोकरों के बावजूद मुस्कुराना सीख जाती हैं। उसके नृत्य में केवल ताल और लय नहीं, एक भावना थी, खुद को फिर से खोजने की। उसके हर भाव में छिपा दर्द, हर मुस्कान में समाया संघर्ष और हर मोड़ पर उगती उम्मीद दर्शकों को अंदर तक छू गई। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोगों की आंखों में एक नया विश्वास जागा। कहीं न कहीं राही की आंखें भी नम हो गई थी। शायद उसने पहली बार अपनी माँ को उस रूप में देखा जो वह कभी समझ नहीं पाई थी। गुरुजी की बातों की गूंज अब उसके मन में दस्तक देने लगी थी। अब सवाल यह था कि क्या राही इस एहसास को कबूल करेगी? क्या अनुपमा को वह अपनापन मिलेगा जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी? क्या उसका परिवार जो बिखर गया था अब फिर से एक हो पाएगा? यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हर उस औरत का आईना थी जो जिंदगी से बार बार हार कर भी फिर से खड़ी होती है, खुद को समेटती है और सबसे बड़ी बात, फिर से मुस्कुराना सीखती है। आगे क्या होगा? क्या अनुपमा की जिंदगी अब एक नई दिशा लेगी? क्या राही अपने दिल की आवाज सुनेगी? जुड़े रहिए इस यात्रा से, क्योंकि यह सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं बल्कि हर उस स्त्री की पहचान है जिसने कभी टूटकर भी हार नहीं मानी।